नमस्कार दोस्तों। आपको इस 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस स्पेशल दिन पे जो हमारे देश के लिए बहुत ही स्पेशल है, आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं। वो चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे एक मैं तो कहती हूँ पार्टनरशिप की हर यूनिट में से एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान से देखिएगा। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो पार्टनरशिप एक वो साझेदारी है जो हम दो लोग एक दूसरे के साथ निभाते हैं। अब पार्टनरशिप जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस को चालू रखते हुए उसके प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों को शेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में काम करने का क्या फ़ायदा होता है? पार्टनरशिप में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लॉस या जो भी रिस्क होता है वो आपस में बँट जाता है, और जब रिस्क बढ़ जाता है तो हर इंसान ज़्यादा रिस्क ले पाता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक सिक्योरिटी रहती है बिजनेस को कि हमारा बिजनेस अच्छे से फ्लरिश करेगा क्योंकि दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिस जो आती है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यस, ये है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत पार्टनरशिप को अच्छे से दिखाया गया है, बताया गया है, उसमें उसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। जब एक नया पार्टनर आता है तो हम किस तरह से अकाउंटिंग करते हैं, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो किस तरह से अकाउंटिंग में फ़र्क पड़ता है, और क्या पूरी अकाउंटिंग है, तो हम डिटेल में आज हम पार्टनरशिप को देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है पार्टनरशिप का मीनिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पार्टनरशिप इज शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड वर्किंग टुगेदर इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अब अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines the partnership as the relation between persons, they are called as partners, who have agreed to share the profits or losses. यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप शेयर करेंगे, जो भी रिजल्टेंट होगा आपके बिजनेस का उसे आप शेयर करेंगे। तो प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस रन बाय ऑल, चाहे उसे सारे लोग अच्छे से रन करें, आगे बढ़ाएं, या फिर उनमें से कोई एक या कोई भी दो या तीन, लेकिन वो जो भी काम करेंगे वो ऑल को रिप्रेजेंट करता होगा, यानी सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता होगा। देखिए, रन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वो सबके लिए काम करेगा, तभी वो पार्टनरशिप एक्ट कही जाएगी। यानी कि म्यूचुअल एजेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द पार्टनरशिप। आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई पार्टनरशिप ऐसे ही हो रही है कि हमारा स्टेटस है जी हम साथ में रहते हैं, या हम हस्बैंड वाइफ है तो हम लाइफ पार्टनर है तो हम बिजनेस में पार्टनर होंगे, वो नहीं चलेगा। पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि आप प्रॉफिट शेयर करेंगे और आप जो भी काम करेंगे वो बिजनेस फर्म के बिहाफ पे करेंगे। आप दोनों, अगर दो में से एक बंदा भी काम कर रहा है तो वो एक्टिंग फॉर ऑल होगा, सारे जने रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके हर डीड के लिए, हर काम के लिए। तो अब देख लेते हैं कि क्या मेजर रिक्वायरमेंट्स है एक पार्टनरशिप के लिए। रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहला म्यूचुअल अग्रीमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अब देखिए, जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो की है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। ये सवाल हमेशा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए, हिंदुस्तान में क्या होता है, एक पिताक्षरा एक्ट लागू होता है हिंदू लोगों पर। उस एक्ट के अंतर्गत ये होता है कि आप एक अनडिवाइडेड फैमिली में रहते। देखिए, आप भी जानते हैं कि पहले जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार थे, पुरखों का चला आ रहा बिजनेस होता था, वो चलाते थे उनकी सन, ग्रैंडसन और सो ऑन। आपने कई दुकानों पर अभी भी देखा होगा मुफ्त लाल एंड सन्स, या कोई भी और सोहन लाल एंड सन्स। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। उसमें क्या होता है कि सारे जो चाचा ताऊ, उनके बेटे, फिर उनके पोते, उनके ग्रैंडसन्स और आगे तक पुश्तें किसी एक कारोबार को चलाती हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप में एक मेजर डिफरेंस ये है
कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आप उस बिजनेस के मेंबर बन जाते हैं या पार्टनर बन जाते हैं जैसे ही आप उस घर में जन्म लेते हैं। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म बनती है या जो भी पार्टनरशिप बनती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, वो बर्थ से जानी जाती है। वेयर एज पार्टनरशिप में हम जब अग्रीमेंट करते हैं तभी हम पार्टनर बनते हैं। दूसरी बात, जो भी शेयर्स होंगे, जो भी शेयरिंग होगी प्रॉफिट और लॉसेस की, वो अग्रीमेंट के तहत होती है पार्टनरशिप में। जबकि हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हर इंसान, हर लड़का जो उस परिवार का सदस्य है, वो प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों को शेयर करता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर मिताक्षरा एक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। पार्टनरशिप में आपका म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए, आप आपस में मिलके बैठ के एक अग्रीमेंट करेंगे जिसे हम डीड भी कहते हैं। इसके अलावा शेयरिंग प्रॉफिट्स आप शेयर करेंगे, लॉस भी शेयर करेंगे। फिर पार्टनरशिप डीड होती है जो कि ये सत्यापित करती है, जो वेरीफाई करती है कि यस दीज आर द पर्सन्स हु आर द पार्टनर्स। और उसमें क्या क्या शामिल होता है, सब कुछ, शुरू से लेके आखिर तक की हर चीज़ इस पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है, सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पार्टनर्स के नाम और उनके एड्रेस। नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर शुड बी रिटन इन पार्टनरशिप डीड। सेकेंडली, ड्यूरेशन, भाई आप 2 साल के लिए करेंगे, 10 साल के लिए करेंगे, 50 साल के लिए करेंगे, आपकी ड्यूरेशन डिसाइड होनी चाहिए टू रन द बिजनेस। वेयर एज इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जब आप मरते हैं तभी जाके आपकी रद्द होती है मेंबरशिप, तभी आप उसकी पार्टनरशिप से हट जाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर आपको ड्यूरेशन बतानी पड़ेगी। इसके अलावा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, आप कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे कैपिटल का, दैट शुड बी मेंशन इनटू द पार्टनरशिप डीड। इस पर थ्योरी क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर आता है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, आप कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं आपके बिजनेस से, ये हमेशा डिसाइडेड होता है। नहीं तो फिर लड़ाइयाँ होती है कि ए ने इतने निकाले, मुझे इतने निकालने थे, मैं चाहता था निकालना। तो वो सब कुछ आपको मेंशन करना होगा प्रॉपर वे में डीड के अंदर। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस रेशो में आप प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यूजुअली ये होता है कि आप जितनी कैपिटल लाए हैं उस अनुपात में आप प्रॉफिट और लॉसेस को डिसाइड करते हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से डिसीजन होता है कि कितना कितना शेयर किस किस पार्टनर का होगा। अब आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हमने किसी बैंक से इंटरेस्ट लिया है तो हम उस इंटरेस्ट को किस तरह से चुकाएंगे, क्या उसके रिपरकशंस होंगे, कितनी अमाउंट दी जाएगी, लोन कितना लेंगे आप, सब कुछ हमें उस डीड में शामिल करना होता है। इसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब देखिए, गुडविल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गुडविल वो अमाउंट होती है जो हमारा नो हाउ है, यानी जो हमारी मार्केट में वैल्यू है। अब हम कब कब गुडविल को वैल्यूएट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में किसी न्यू पार्टनर की एंट्री होती है तब हम हमारी वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की। फिर से मान लीजिए कि एस, क्यू और आर 3 पार्टनर्स थे, उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई। उसके बाद एन ने सोचा कि मैं भी क्यों ना पार्टनर बन जाऊं, तो वो जब एन एंटर करेगा ना बिजनेस में तो हम फिर से एक बार गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल डिसाइड होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि हमारे फर्म की गुडविल कितनी है, उसी के अनुपात में उसे कैपिटल लानी होती है। इसके बाद आता है जब भी कोई रिटायर होता है या एक्सपायर होता है। मान लीजिए कि चलिए मैं आपको बताती हूँ, एस, आर और क्यू 3 पार्टनर थे। एन न्यू एंट्रेंट था तो उसने एंट्री ली, उस समय गुडविल को हम इवैल्यूएट करेंगे या वैल्यूएशन करेंगे। इसके बाद मान लीजिए क्यू है, उसने रिटायरमेंट ले लिया कि भाई मुझे अब नहीं करनी पार्टनरशिप और अब मैं ये पार्टनरशिप तोड़ना चाहता हूँ, तो फिर हम वैल्यूएशन करेंगे और उस वैल्यूएशन के आधार पे हम क्यू को उसका हिस्सा दे देंगे। अब आता है, मान लीजिए इसी बीच में एस एक्सपायर हो गया, तो जब एस एक्सपायर होता है उस केस में भी फिर से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का किया जाता है।
इसके अलावा इसमें डिसाइड और भी कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब भी हम फर्म को डिज़ोल्व करेंगे, डिज़ोल्व मतलब लिक्विडेट, ख़त्म करना बिजनेस को या पार्टनरशिप को तोड़ देना, तो उसका जो आप डिसोल्यूशन करेंगे तो किस हिसाब से कौन से पार्टनर को पैसा दिया जाएगा, असेट्स कौन लेकर जाएगा, लायबिलिटीज़ का पेमेंट सब मिलके करेंगे या फिर कुछ ही लोग करेंगे, ये सब चीज़ें हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। अब आता है कि म्यूचुअल एजेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आप स्टेटस के आधार पर मेंबर बनते हैं, आप स्टेटस के आधार पर पार्टनर बनते हैं, जबकि आप पार्टनरशिप एक्ट में म्यूचुअल एजेंसी से काम करते हैं। आप शेयर प्रॉफिट करें या ना करें, पार्टनरशिप एक्ट 32 ये कहता है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विद म्यूचुअल एजेंसी और म्यूचुअल कंसेंट देन यू आर द पार्टनर। Irrespective of that, you are earning profit or losses. If you are doing something with mutual consent, then you will become a partner. Okay? स्टेटस से नहीं होगा, आपको डीड करनी पड़ेगी और आप पार्टनर हो जाते हो और आपकी लायबिलिटीज़ भी होती हैं। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि बहुत ज़रूरी है एक पार्टनरशिप एक्ट को करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम उनकी अकाउंटिंग करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ आती है कि मान लीजिए पार्टनर्स ने आपस में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, उस केस में 4 इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो लॉ ने भी कुछ रूल्स बनाए हैं। रूल नंबर 1 है कि सारे जो पार्टनर्स हैं वो इक्वल शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट्स और लॉसेस का। किसी भी तरह की सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, अगर आपने लोन लिया है तो पार्टनरशिप एक्ट उन लोन देने वालों के हितों की रक्षा करता है और वो ये कहता है कि हर पार्टनर को 6% इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट चुकाना होगा लोन लेने पर। इसके अलावा किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जबकि आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये सब चीज़ें आपके ऊपर लगा सकती हैं। यानी अगर आपने डीड नहीं बनाई तो ये चीज़ें आप उस पार्टनरशिप पे लागू होती हैं बिना बताए। यस, दे आर एंटाइटल्ड टू बेयर दीज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा, नहीं देना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम की रेट से आपको चुकाना पड़ेगा और किसी भी पार्टनर को सैलरीज नहीं मिलेगी। तो ये सारे हैं जो आप लागू करेंगे अगर आपने डीड नहीं बनाई है, और अगर डीड बनी तो फिर आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो भी वो ये कहते हैं कि 6% तो मिनिमम है, वो आपको देना ही पड़ेगा। अब आता है कि क्या क्या राइट्स और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है पार्टनर्स की, आइए देखते हैं। तो एक पार्टनर की क्या ड्यूटीज़ हैं और उन्हें क्या क्या राइट्स मिलते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो कुछ इस तरह से है। कोई भी पार्टनर कोई हक होता है सबसे पहला कि वो टेक पार्ट इन द बिजनेस। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप पार्टनर हैं तो आपको फुल राइट है कि आप जो भी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बिल्कुल बराबर के दर्जे पर आप काम कर सकते हैं, आप पार्ट ले सकते हैं। अब कई बार म्यूचुअल कंसेंट से लोग ये डिसाइड करते हैं कि बाकी सारे जो पार्टनर्स हैं वो काम नहीं करेंगे, यानी कि वो स्लीपिंग पार्टनर्स होंगे और 1 या 2 एक्टिव पार्टनर्स होंगे, तो ये उनका म्यूचुअल कंसेंट है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि सभी जो पार्टनर्स हैं उनको इक्वल राइट्स हैं सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने का। तो ये आप म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि आप स्लीपिंग पार्टनर बनेंगे या फिर एक्टिव पार्टनर बनेंगे, लेकिन एक्टिव पार्टनर जो भी एक्टिविटीज़ करेगा बिजनेस को फ्रूटफुल पोजीशन में लाने के लिए वो सबके बिहाफ पे होगी। यानी अगर स्लीपिंग पार्टनर्स की लायबिलिटी भी उतनी ही होगी बराबर में जितनी कि एक्टिव पार्टनर्स की है। जो भी काम एक्टिव पार्टनर्स ने किए हैं उस काम के लिए सारे पार्टनर्स वेदर दे आर स्लीपिंग और एक्टिव आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू बेयर द लायबिलिटीज। सेकेंड आता है अगर उनमें डिस्प्यूट होता है
इन केस ऑफ डिस्प्यूट म्यूचुअल एजेंसी से ही सारे मसले सुलझाए जाएंगे। ये एक पार्टनरशिप एक्ट की नेसेसिटी है, यानी उनका ये ड्यूटी भी है एज वेल एज राइट भी है कि उनको बराबर में डिस्प्यूट करने का अधिकार है, वो अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। थर्ड आता है एक्सेस टू अकाउंट्स। कोई भी पार्टनर किसी भी टाइम पर अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्सेस रख सकता है। इसके बाद आता है, देखिए पार्टनरशिप एक्ट क्लियरली कहता है कि किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन आप अपनी ही फर्म से डिमांड नहीं कर सकते। पार्टनरशिप डीड में अगर आप लोग डिसाइड कर लेते हैं देने का तो कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि आपको किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन नहीं लेना चाहिए। अब आता है प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। मान लीजिए कि PQR पार्टनर्स हैं पहले से, वो N को न्यू एंट्री लाते हैं, लेकिन P को प्रॉब्लम है कि N को नहीं बनाया जाए पार्टनर, तो उसे पूरा अधिकार है कि वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। वो पार्टनरशिप एक्ट के तहत कोर्ट में केस कर सकता है कि मुझे ये पार्टनर पसंद नहीं है और मैं इसे रोकता हूँ इंट्रोड्यूस होने से पार्टनरशिप में। तो हर पार्टनरशिप में ये रूल है कि हर पार्टनर को अधिकार है कि वो किसी नए एंट्रेंट या नए पार्टनर को आने से रोक सके। इसके बाद आता है राइट टू रिटायर। आप अपना मर्जी के हिसाब से कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। कोई भी पार्टनर ये कह के मना नहीं कर सकता कि जी आप रिटायर मत होइए। हर एक पार्टनर को पूरा अधिकार है ये करने का। उसके बाद आता है राइट नॉट टू एक्सपेल। कोई भी पार्टनर, एक्सपेल मतलब होता है एक्सपायर कर देना या निकाल देना। किसी भी पार्टनर को ये अधिकार नहीं है कि वो सब बहुमत करके और फिर एक पार्टनर को निकाल सके। उसके तहत आपको जो भी पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया है वो फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपल्सरीली आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से ही देंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि आपको किसी भी तरह का आपके कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने अपनी डीड में लिखा है कि भाई आप कुछ पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा, उसके बजाय नहीं। अगर लॉसेस हुए हैं तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दीज आर द राइट्स विच ईच एंड एवरी पार्टनर हैव अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। अब आता है, अब भाई राइट्स मिले हैं तो कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी। अब ड्यूटीज़ में सबसे पहली ड्यूटी ये है कि आप हर काम को डिलीजेंटली करेंगे, हर काम को आप ऑनेस्टी के साथ करेंगे क्योंकि आप उस बिजनेस के पार्टनर हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्व गुड फेथ। आपको अच्छे विश्वास से काम करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, पार्टनरशिप को ग्रो करना है कि वो प्रॉफिट में आए और फेथफुली आप काम करें। उसके बाद आता है इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड। कोई भी पार्टनर है अगर वो किसी भी तरह का फ्रॉड करता हुआ पाया जाता है तो पार्टनरशिप एक्ट हर पार्टनर को ये अधिकार देती है कि वो उसे एक्सपेल कर सकता है क्योंकि उसने फ्रॉड किया है, यानी आप उस पर मानहानि भी लगा सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। ये जस्टिफाइड होना चाहिए। लेकिन फिर नो सैलरी, यस हम काफ़ी बार भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत किसी भी पार्टनर को सैलरी की डिमांड नहीं करनी चाहिए, ये अनएथिकल है। उसके बाद आता है टू शेयर लॉसेस। लॉस शेयर करनी चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट तो सिर्फ प्रॉफिट्स की बात करता है, लेकिन ये एक अंडरस्टूड सा है कि भाई अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट शेयर करिए, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो भागिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। इसके बाद आता है एक्ट विद इन द अथॉरिटी। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी आपने पार्टनरशिप डीड में दिखाई है आपकी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको उसी में रहकर पूरा कीजिए। फिर आता है एक्ट विद इन द अथॉरिटी और यूज़ प्रॉपरली फॉर फर्म। जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें आप होल्ड करिए और यूज़ करिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म ओनली, नॉट फॉर द पर्सनल यूज़। इसके बाद आता है अकाउंट फॉर प्रॉफिट इन कम्पीटिंग बिजनेस। जब भी आप किसी फर्म में पार्टनर्स हैं तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप किसी कम्पीटिंग बिजनेस से प्रॉफिट अर्न ना करें। मान लीजिए कि आप एक AC मैन्युफैक्चरर कंपनी है और आपने कुछ शेयर्स ले रखे हैं किसी और कंपनी के और आप उसके प्रॉफिट में यहाँ से काम कर रहे हैं, तो ये फ्रॉड माना जाता है। तो ये कहा जाता है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन अ पार्टनरशिप then you should not get profits from the competing business, right?
इसी तरह से वो ये कहते हैं कि आप किसी और बिजनेस में साथ में पार्टनर मत बनिए आप। और पार्टनरशिप एक्ट ने डिसाइड भी किया है कि आप एक टाइम में उस तरह के बिजनेस की एक ही कंपनी में पार्टनर बन सकते हैं, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं चीज़ आती है कि हम कंपीटिंग बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो आपको फुल फेथ से काम करना है। इसके अलावा मिनिमम जो पार्टनर्स होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पार्टनर्स होनी चाहिए, ये पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है। इसमें भी काफ़ी चीज़ें आती है कि बैंकिंग बिजनेस हो या नॉन बैंकिंग बिजनेस हो, पर आप जनरल ये समझ लीजिए कि 20 पार्टनर्स हो सकते हैं एट वन टाइम, और एक पार्टनरशिप में 20 मैक्सिमम और मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। तो ये हमने अभी तक पढ़े राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। अब हम देखेंगे कि हम अकाउंट्स किस तरह से करते हैं, एंट्रीज किस तरह से की जाती है, फिर उनके अकाउंट किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं।